की सीट हो, मैं अपने उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना दुनिया में फेमस हो गई। उस दिन पार्टी टूटी थी, बल्कि परिवार भी। कहाँ हनुमान भगवान से कंपेयर किया जाए। चिराग पासवान किस तरह से अपने कैरियर को एक प्रारूप दे रहे हैं यह तो कोई छिपा नहीं है। कैसे कैसे वो फिल्म जगत से आकर के पॉलिटिकल जगत में पूरी तरह से अपने आप को निभाया है और पूरी तरह से अपने आप को दिखाने की कोशिश की है। कई बार उनके बयान आते हैं कि फिल्म जगत में जब मैं काम करता था तो मुझे डायलॉग डिलीवरी आती है तो लगता था मैं स्पीच दे रहा हूँ। शायद फिल्म जगत में मेरी वह लोकप्रियता इसलिए नहीं बन पा रही थी, उस तरह से डायलॉग डिलीवरी नहीं बन पा रही थी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरे पिता का गुण छिपा हुआ था और मैं स्पीच देने के लिए मैं बना था। और तब से मैं वहाँ छोड़ा और राजनीति के मंच पर आ गया। राजनीतिक के मंच पर 2014 से आते ही अभी तक वह इसी मंच पर पूरी तरह से अब माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। कई सारी लोकप्रियता और कई सारे ट्रेंड उनके नाम जब्त हैं और 2024 में गूगल के रूप में सेकंड हाईएस्ट सर्च इंजन के तरह उन्हें खोजा जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है कि क्या कर रहे हैं चिराग पासवान, कहाँ जा रहे हैं चिराग पासवान। यानी उनकी लोकप्रियता इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उनका कोई अब शुमार है, अब बहुत आगे बढ़ चुका है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अगर बात करें जाए तो उनकी मोदी से जो तालोमाल है, जो कहते हैं ना ताल्लुकात है, धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह अचानक से नहीं होता है। कई बार वो संसद में ऐसा होता था कि जब जीत के आए थे 2014 में तो कई घंटों दिन भर वो संसद में रहा करते थे और कहीं ना कहीं मोदी जी के ये नज़र था कि ये बालक कुछ न कुछ करेगा, यह बालक आने वाले समय में कुछ न कुछ बन के दिखाएगा और कुछ न कुछ करने जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो भूख है, लगन है और सीखने की तामील है, कहीं ना कहीं वह दिखने लगा और वहीं से होता है शुरुआत और वहीं से होता है खोज और एक दूसरे को जानने की पद्धति। कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि मोदी ने चिराग को ढूंढा, कई बार ऐसा होता है चिराग ने मोदी को ढूंढा। किसने किसको ढूंढा ये तो सब वक्त का खेल है और वक्त का तकाजा है। फिलहाल कोशिश यही रहती है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर के बढ़ना चाहता है। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब उसका साथ सही हाथों में हो और यह वाइस वर्सा देखा जाता है। आप जिनके हाथों में दिन चार हाथों के साथ आसपास रहते हैं वैसे इंसान आप बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह चिराग को दिखने लगा था, जिस तरह से मोदी की लोकप्रियता है 2014 में उन्होंने देखा था, जिस कदर से उन्हें हर मुद्दों पे देखा। हमारे ओपोनेंट भी कमल के लिए काम कर रहे हैं। स्टूडेंट में मोटिवेशन देखा और कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि मेरा गुरु और मेरा चाणक्य कोई और नहीं है तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और जितना कीचड़ उछालते हैं कमल ज्यादा खिलता है। मेरे चाणक्य हैं। बट यह मानना और साथ देने में बहुत फर्क है। मानने के लिए तो मैं भी मान लूं, लेकिन प्रारूप में सही ढंग से उतरना यह काबिले तारीफ रहता है। अब तो मान लिया है, अब मुझे करके दिखाना है और तब वहां से वह डट कर करके काम करने लगे और वही कहीं ना कहीं का प्रारूप दिखते गया। 2019 में भी उनकी भी जीत हुई थी और काम भी हुआ था और कई सारे दमखम भी लहराए और कई सारे साथ देने की प्रायोरिटी में भी बात की है। कई बार तो उनके पिता रामविलास पासवान उनके खिलाफ रहा करते थे क्योंकि वह समझते थे एक मौसम वैज्ञानिक की तरह कि कहीं किसका पलड़ा डूब सकता है, गिर सकता है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो गुण चिराग में भी देखा गया और तब से वह मोदी का हाथ पकड़ लिया और कहेगी कि हमें साथ रहना तो एनडीए के साथ रहना है। लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलते रहती है और शायद ऐसे ही इंसान की परीक्षा भी होती है, चाहे वो एकलव्य हो चाहे वो चंद्रगुप्त हो, परीक्षा तो होना ही था। एकलव्य को भी अपना अंगूठा देना पड़ा, नहीं कुछ करते हुए भी अपने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया था और सब कुछ उनसे ही सीखने की कोशिश की। ताक झाक से सीखे या उनकी जो भी प्रारूप से सीखे या किसी को सिखाने की वजह से सीख लिए, वो सीखते जा रहे थे और तब गुरु ने ये चीज़ें बात जानी, तब उन्हें अंगूठा के रूप में उन्हें मांग लिया कि अब ये कैसे सीखेगा। ये बहुत सारी लंबी कहानी बट इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। बट जब एक अंगूठा उनका चला गया लेकिन सीखने की भूख न गई, उसके बाद उन्होंने 9 कलाएं सीख ली बिना अंगूठे को और धनुर्धर भी बने और कहीं ना कहीं
उस महाभारत के युद्ध में कहीं ना कहीं कृष्ण को यह डर लग रहा था कि अब युद्ध करेगा तो कहीं ना कहीं पांडवों की क्षति पहुंचा सकता है, तब कृष्ण ने उनका वध किया था। कई सारे कारण हैं, बट आते हैं मुद्दे पे कि ये क्या क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चिराग के साथ भी चल रही थी, उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ चेंज हो रही थी। पिता के मरने के बाद बहुत सारा उनका जो कहते थे लोकप्रियता था कहीं ना कहीं डाउन होने लगा, उनके जो साथीगण है कहीं ना कहीं उनके छोड़ने लगे और चाचा ने उनका रिश्ता तोड़ दिया और देखते देखते सारे अपने सांसदों को एक साथ मिला लिए और पार्टी अध्यक्ष बन गए और उन्हें कि पता ही नहीं चल रहा था कि अब क्या होगा। अब उनके साथ चुनौती थी, उनके साथ कोई चाणक्य नहीं था, उनके पास कोई गुरु नहीं था, बस वही एकलव्य की तरह टूटा हुआ अंगूठे लेकर करके कहीं ना कहीं अपने मन में विश्वास की अग्नि जला करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अब क्या होगा कुछ नहीं पता है, किसी को कोई नहीं पता है, न गुरु का सपोर्ट न किसी अपनों का सपोर्ट, सब कुछ खत्म, धाराशाही। यानी वो खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं मैं धरातल पे नहीं था, मैं पाताल में था, बट वहां से निकल के आया। और हमेशा वैसी स्थितियों को निकल कर आने वाले या हार के कहते हैं ना जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रारूप उनके अंदर दिखते गया और दमखम दिखते गया और कई बार वो धरातल पे जा कर के लोगों से मिलना, लोगों से बात करना और चीज़ों को समझने की कोशिश की है। उस समय बिहार में 2019 में जब इलेक्शंस चल रहा था 2020 में आसपास में बिहार विधानसभा के इलेक्शंस में कहीं ना कहीं नीतीश और का पलड़ा भारी था और उस समय तेजस्वी भी प्रारूप में थे, लेकिन उनको इस तरह से घेरा, इस तरह से शिकायतें की, इस तरह से बताया कि कैसे नीतीश कुमार की स्थितियां क्या क्या हुई है, क्या क्या विकास के नाम पर गतिविधियां में कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरह से उस समय मुख्यमंत्री जी तो मानने को तैयार नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं कि बिहार में खुलेआम शराब मिल रही है तो बोलते हैं हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तब उन्हें कटाक्ष कहने में देर न लगी थी, कहती कि ऐसी सरकार क्या है जिसको खुद के इलाज के लिए अपने ही राज्य में एक अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, उसे जाना पड़ रहा है दिल्ली। इतने में तो इंसान की कब की लॉटरी लग जाएगी, पता नहीं है कहाँ कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे कई सारे कटाक्ष किए थे, यानी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की थी और कई बार सरकार को घेरने की कोशिश भी किया था। और इस तरह से वो काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहे थे और काफ़ी लोगों ने उन्हें ट्रेंड करना भी शुरू कर दिया और जिस बात को धरातल पे रखते थे वो बात सब कुछ दिखने लगा था। लेकिन चीज़ें बदलती है, वस्तुएं बदलती है, विश्वास बदलता है, लोगों की नियति बदलती है और अब तो खैर उनके ही गुण गाते हैं, उनके साथ मिलकर के काम करने की बात करते हैं। वो कुछ परिस्थितियां कुछ और होगी, ये परिस्थितियां कुछ और होगी, बट कहीं ना कहीं एकलव्य को अपना राज्य चाहिए था, एकलव्य को अपना जगह चाहिए था, यानी चंद्रगुप्त को अपना साम्राज्य चाहिए था। कुछ भी कह सकते हैं, आपको यह समझना होगा कि ये चंद्रगुप्त है कि यह एकलव्य है, क्योंकि ये समझ ही इंसान को अलग ले जाता है और हम किस तरह से समझते हैं उनको, यह बात पे काफ़ी धरातल पे आती है। फिर उसके बाद 2019 में बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि उस समय खुद नरेंद्र मोदी आए हुए थे बनारस और बनारस में अपने नॉमिनेशन में आए हुए थे, क्योंकि पहली बार बनारस से खड़ा हो रहे थे और काफ़ी कुछ उनको लगा कि मैं बनारस के लिए काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं रह कर और भी बनारस को डेवलप करूँ। तब जब वहाँ आए थे तो उनसे मिलने के लिए चाचा और भतीजा यानी चिराग और उनके चाचा आए हुए थे और दोनों ने उनका वेलकम किया। उस समय दोनों ने जीत की बधाइयाँ दी और 400 पार का नारा भी दिया और काफ़ी कुछ सहयोग के बात हुए। लेकिन इलेक्शंस हुए, सब चीज़ हुआ, लेकिन उनके बाद 2020 से जब उनके पिता का निधन हो गया उसके बाद सब कुछ खत्म होने लगा। चाचा ने उनको बेदखल कर दिया, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तब उस समय भी कहीं ना कहीं चिराग ने खुद पीएम मोदी से यह याचिका की थी कि अगर चाचा पशुपतिनाथ को मंत्री बनाना है तो जेडीयू में कतई नहीं संभव है। अगर बनाना है, सॉरी जेडीयू नहीं, एलजेपी में संभव नहीं, अगर बनाना है तो जेडीयू में बना दीजिए। उनको उस मंत्री के साथ दे करके उनको मंत्री पद बनाने की कोशिश करिए। अब वह परिस्थितियां बदल गई है और इसी तरह से उन्होंने जिस तरह से अपना 5 आउट ऑफ 5 का जो क्लिंज अनुभव किया था और जिस तरह से जीत दर्ज की थी, तो अब उसके बाद सब कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ा और उन्होंने यह चीज़ों को प्रस्ताव रखा, कटाक्ष किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि कटाक्ष करना भी जरूरी है और शायद यही वजह है कि चंद्रगुप्त बार बार चाणक्य से लड़ा करते थे और कहते थे कि आप गलत हो,
आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। ऐसी कई सारी परिस्थितियां हुई, लेकिन परिस्थितियां इंसान को मजबूत बनाता है और शायद वो परिस्थितियां भी जरूरी थी, क्योंकि तभी ऐसे ऐसे तंज बाहर निकलते हैं और ऐसी ऐसी बुलंद आवाज बाहर निकलते हैं और सब कुछ धरातल पर रखने के बाद की। मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। मैं वो बीजेपी की नीति हो, चाहे वो सेंटर की कोई भी नीतियां हो, उस पर कटाच करने में जरा सा भी देर नहीं की। या आरक्षण का मामला हो, वक्फ बिल का मामला हो, ऐसे कई मुद्दे हो, उसको लेकर करके सरकार को भी छोड़ने की कोशिश नहीं की। इधर बिहार में बिहार सरकार, उधर केंद्र में केंद्र सरकार, दोनों को पूरी तरह से पलटने की ताकत में पूरी तरह से अपनी योजना लगा दी है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध लगा दिया। और कहीं ना कहीं यह अब लग रहा था कि यह एकलव्य अब राजा बनने के लिए अब होड़ में आ चुका है। तो चाणक्य की भूमिका क्या होती है? क्या उसको राजा बनाया जाए, क्या उसको हटाया जाए? यह काफ़ी कुछ सोच था और काफ़ी कुछ सोच में अब बिहार विधानसभा का इलेक्शंस काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इसको लेकर करके कई सारी चीज़ें चल रही है। अब है कि इसको कैसे प्रारूप करना है, तब जाकर के एनडीए का माहौल बना और साथ में शामिल होकर के एक नया सरकार बनाने की बात चल रही है। अभी भी इस पर कई सारे तंज कसे जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में रह करके ही काम करना चाहता हूँ, वही हमारे सीएम बनेंगे और आने वाले पटल में भी वह बहुत कुछ अच्छा काम करेंगे और हम उनके साथ मिलकर करके बिहार का विकास करेंगे। लेकिन ऐसा कई बार जो धरातल पे जो इंसान बातें बोलता है, यह होता नहीं है। कई चीज़ें ऐसी आ सकती है कि उनके पार्टी ही आवाज़ उठा दे कि अब जो सीएम की कुर्सी है, अब नीतीश जी आप रह दीजिए, इनको कमान दे दीजिए। तो फिर क्या करेंगे नीतीश? क्या वो कुर्सी छोड़ देंगे? क्या ऊपर से भी पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है? क्या मोदी जी चाणक्य को राजा बनाएंगे या फिर एकलव्य की तरह अंगूठा काट के छोड़ देंगे? ऐसा कई सारी चुनौतियां सामने आने वाला है, कई सारे प्रारूप सामने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने मान लिया है कि मेरे गुरु और मेरे चाणक्य अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी परिस्थितियां आ जाए, मैं उनका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। और वही उम्मीद के साथ, उसी विश्वास के साथ उनके साथ जुड़े हुए, इसलिए आज उन्हें मोदी के साथ उनको हनुमान की संज्ञा दी जाती है और उसी हनुमान की वजह से वह कहीं कुछ दहाड़ते हैं और उनका साथ देते हैं। और उसी लोकप्रियता की वजह से कहीं ना कहीं मोदी भी उनको कई सारे ऐसे ऐसे एजेंडा सेट करके देते हैं, चाहे वो झारखंड का एजेंडा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का एजेंडा हो, चाहे पश्चिम बंगाल का एजेंडा हो, महाराष्ट्र का एजेंडा हो, यूपी का एजेंडा हो, अब आने वाले दिल्ली का एजेंडा हो। और बिहार तो उनका अपना गढ़ है, उसमें एजेंडे में क्यों ना उनका साथ हो। ऐसे कई सारे मुद्दे पे बात होगी, ऐसे कई सारी लोकप्रियता पे बात होगी और उसको देख कर करके आपको यह पता चल जाएगा कि ये मोदी के सही में एकलव्य है या चाणक्य है, या ऐसा क्या हो सकता है, या चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त और चाणक्य में क्या रिलेशन है, या चाणक्य में एकलव्य में क्या रिलेशन है, यह बात आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप अपना कमेंट जारी रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपके मन में कौन सी विचारें कौंध रही है और क्या सोचते हैं इनके बीच के रिलेशन कैसा होगा और आने वाला 2025 में किसका नाम होगा, किसका सिक्का होगा और कौन से गद्दी पे राज करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।